चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करे। ये शख्स सियासी दहशतगर्दी पे उतर आया है। अदलिया के ऊपर ये माफिया वारदात कर रहा है। हाफिज नईमुर रहमान दूसरा एक अल्ताफ हुसैन बनने की वो कोशिश कर रहे हैं। सारे के सारे टारगेट्स वो हैं जो तालिबान की हिट लिस्ट के टारगेट्स थे। हमारे लोग अगर कराची में जीत जाएं तो तुम्हें कब्जा लगता है। लाडले को इतना बड़ा रिलीफ ना मिलता, फितना जो है बोतल में बंद हो चुका होता। ये चाहे वो जुडिशरी हो, टाइगर फॉर्स नहीं बन सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ कह चुके कि 72 घंटों में 9 मई वाले वाक़यात के ज़िम्मेदारों को गिरफ़्तार किया जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद भी इस अज़्म का अयादा कर चुके पेशावर में जाकर कि अबैटर्स, प्लानर्स एंड एग्जीक्यूशनर्स किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जिन लोगों ने 9 मई यौम स्याह के मौके पर फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ख़ुद इमरान ख़ान ने भी अपील की या मुतालबा किया कि आज़ादाना तौर पर इन वाक़यात की तहकीकात कराई जाएँ, लेकिन जब इश्तियाल अंगेज़ी की जाती है तो फिर कोई भी सियासी जमात हो या ग्रुप हो, उसके वर्कर्स फिर बाहर निकलते हैं। अब कल जो खान साहब ने तकरीर की और जिस तरह चेयरमैन नैब के बारे में गुफ्तगू की, तो इश्तियाल अंगेज़ी तो फैलती है। इश्तियाल अंगेज़ी तो कल भी फैलने का ख़तरा है जब पीडीएम सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेगी, मुज़ाहरा करेगी या जलसा करेगी। आज तो 2 सीनियर वफाकी वज़रा ने मौलाना फजलुर रहमान से अपील भी की कि ये प्रोग्राम आप कैंसिल करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये कल एहतजाज ज़रूर होगा। आज शाम को तो पीटीआई ने भी पूरे मुल्क में यूसी लेवल पर एहतजाज किया है। हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मेरे लिए वेरी ऑनरेबल गेस्ट, मैं उनका तारफ़ करा देता हूँ। हमारे रूबरू हैं जनाब हुमायूं अख्तर ख़ान साहब, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने वक्त दिया। जनाब सादिक इफ्तिखार साहब वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनरल ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने वक्त दिया। हुमायूं अख्तर ख़ान साहब, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जीएचक्यू पर जिन लोगों ने 9 मई को हमला किया उनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी। पंजाब में भी आज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कह रहे थे कि बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई हो चुके। आर्मी चीफ ने जिस तरह पेशावर में कहा कि सबको पकड़ा जाएगा, जिन्होंने प्लान किया, जिन्होंने एग्जीक्यूट किया, आगे जिन्होंने कंसीव किया। आप क्या समझते हैं, गिरफ्तारियां होंगी, इनको कटहरे में लाया जा सकेगा? देखिए, आपने पराचा साहब फरमाया इब्तिदा में कि इमरान खान साहब ने एक सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का मुतालबा किया है। आज तक कभी भी पीटीआई एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी नहीं समझी गई। हमने देखिए, आज तक हमने कभी ये मेमो गेट क्या चीज़ थी? मेमो गेट में अमेरिका में एक ख़त लिखा गया था कि हमें अपनी फ़ौज से बचा लो। उस वक्त कौन सपोर्ट कर रहा था? इमरान खान साहब सपोर्ट कर रहे थे। ये जो डॉन लीक्स का सारा मामला हुआ, इसमें एक्चुअल मौमा था क्या? उसमें कि दुनिया को बताया जा रहा था कि हमारी फ़ौज, गलत बताया जा रहा था कि ये हरकत करती है। जो ईंट से ईंट बजाने वाली तकरीर थी जो नवाज शरीफ साहब की गुजरांवाला में वीडियो लिंक के थ्रू जो नाम लिए गए थे, हमने तो ऐसा आज तक कभी कुछ भी नहीं किया। वो सब आप एक तरफ छोड़ के हम ऑब्वियसली देखिए, मैं ना सिर्फ एक सियासतदान हूँ 35 साल से और बहुत दफा पार्लियामेंट्स में बैठा हूँ और काबीनाओं में बैठा हूँ जी जी, लेकिन मैं एक फौजी घराने से भी ताल्लुक रखता हूँ और मुझे फख्र है मेरे घराने की कुर्बानी है इस मुल्क के लिए। मैंने जब होश संभाला, मैंने अपने वालिद को वर्दी में देखा और उनकी जिंदगी के आखिरी दिन जिस दिन उनकी शहादत हुई उस दिन भी वर्दी में देखा। तो मुझे कोई ये सबक ना दे
कि फौज की कितनी कदर करनी चाहिए, कितनी, और ये जो हमारे 70-80 हजार जो शहादतें हुई हैं सिपाहियों की और जेसीओस की और ऑफिसर्स की कमी हो गई है। जी जी, हम पीटीआई और इमरान खान और मुकम्मल पीटीआई बेइंतहा कदर करती है। सो हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो कसूरवार हैं जेन्युइन चीज करें जी, बेकसूरों को पकड़ेंगे तो आप एक अच्छी भली पॉलिटिकल पार्टी जो है, पुरअमन पार्टी, उसको रेडिकलाइज कर देंगे। अगर अभी ज्यादती की गई, तारीख, हमारे मुल्क की तारीख भरी हुई है इन वाकयात से, अगर अभी आप फेयरली ना चले और आपने इस मौके को, जो कि बहुत ही अलमनाक वाकया है और बहुत ही आप यकीन करें, मेरा दिल अफसरदा है ये सोच के कि देखें ये जो वाकया हुआ है 9 मई को, लेकिन फेयर चीज करें। अगर फेयर आपने बिल्कुल सही बात की, आपने दुरुस्त फरमाया कि फेयर तहकीकात होनी चाहिए। आपने दुरुस्त फरमाया। सादिक इफ्तिखार साहब, आपकी हुकूमत है, वज़ीर आज़म गिरफ्तारियों का हुक्म दे चुके हैं। इमरान खान जब कहते हैं कि फेयर ट्रायल हो, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, अभी खान साहब, हुमायूं अख्तर खान साहब फेयर इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, तो ये तो फिर दुरुस्त मौक़िफ़ हो गया, ठीक बात हो गई। ज़रूर इंक्वायरी होना चाहिए, जिन लोगों ने ऐसी हरकतें की हैं उनको ज़रूर गिरफ़्तार किया जाना चाहिए। तो पहले तो जनरल हुमायूं साहब और उनके वालिद साहब की जो सर्विसेज है उस मुल्क के लिए, उसको खराज तहसीन में पेश करता हूं। मेरा सिर्फ यहाँ एक तजाद है जो पीटीआई और जो जनरल साहब की बात में यह है कि तहरीक इंसाफ ने इदारों की तरफ रुख कर लिया, ना कि सियासी जमात। सादिक इफ्तिखार साहब, आपकी मेहरबानी, लेकिन हुमायूं अख्तर खान साहब तो जनरल नहीं है ना, इनके वालिद मोहतरम वो शहीद, इनके वालिद साहब की शहादत हमारे, मैं तो खराज तहसीन अदा करता हूँ कि इस मुल्क के लिए जो कुर्बानी दी गई है, इससे अल्टीमेट कुर्बानी तो हो नहीं सकती इस मुल्क के लिए। ऐसे ही तो जहां वो उनके बेटे हैं, वहां ये मैं कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ को सियासी जमातों की तरफ रुख करे ना कि इदारों की तरफ। देखें, यहाँ आपके जब वेल सूटेड एजेंडा होता है तो अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, वरना फिर ये होता है कि जो आपने देखा, जो इस मुल्क में उधम मची, जो इस मुल्क में बर्बरियत हुई। देखें, इन चीजों से एमक्यूएम, देखें वो जमात थी जब उसके लीडर ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की तो हमने उनसे दूरी इख्तियार कर ली। अब राय साहब, आप तो ये देख चुके हैं हमारी हिस्ट्री में। तो अब क्या टाइम वो नहीं आया कि आप मुल्क के लिए खड़े रहें, ना कि किसी फर्द वाहिद के लिए? और देखें, इन्वेस्टिगेशन तो बननी चाहिए और होनी चाहिए, हाई पावर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। बट हमने तो देखा है ना सर, देखा है कि लाहौर में क्या हुआ है। मतलब अब आप मुझे बताएं कि कितनी नफरत की सियासत करेंगे और कुछ बाकी रह गया है? मतलब जिन इदारों का मुल्क को हिफाजत करने की जिम्मेदारी है, हम उनके खिलाफ जिस तरह बात करते हैं, जिस तरह DGISPR के बारे में बात की कि तुम बच्चे थे जब मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करता था, ये इस तरह की बातें कोई जेब नहीं देती हैं। इतने बड़े लीडर हैं, मकबूल हैं, कि ये कोई बातें जेब देती है? आप मुझे बताएं, या आप ये किस तरह सोच सकते हैं? और इस सेंसिटिव वक्त पर आप इतना कमजोर करें अपने इदारों को, तो मेरे ख्याल में यह हक बजानिब नहीं है जनाब। ये बड़ी आपने अच्छी बात की, बड़ी अच्छी बात की। जनरल साहब, यही नुक्ता आपके सामने रखता हूँ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद पेशावर गए, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि जो भी अबैटर्स हैं, प्लानर्स हैं, एग्जीक्यूटर्स हैं, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अब जो समझते हैं कि जी हम ये सारी हरकतें करके, ऐसी शर्मनाक हरकतें करके स्कॉट फ्री हम निकल जाएंगे, हम फ्री हो जाएंगे, हमारे गर्दन तक इंसाफ का हाथ नहीं पहुंच सकेगा, क्या वो कामयाब होंगे या फ़ौज की प्रेस्टीज, फ़ौज की परसेप्शन, जिसका इज़हार अभी सादिक इफ्तिखार साहब भी कर रहे हैं, वो बहाल हो जाएगी? देखिए, नुकसान तो पाकिस्तान का हुआ है और इस नुकसान जिन लोग भी, जो भी इसमें शामिल थे, जिस तरह भी शामिल थे, जिस तरह भी आर्मी चीफ ने कहा है, मेरा ख्याल है बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। सजा मिलनी चाहिए। जब तक सजा नहीं मिलेगी और जजा और सजा का कॉन्सेप्ट तक़वियत नहीं पकड़ेगा पाकिस्तान में, हम कहीं नहीं जाएंगे इससे। आज ये वाक़या हुआ है, खुदा न खास्ता इतना बड़ा हादसा हो गया पाकिस्तान के साथ, कल और बड़ी बात हो जाएगी इससे।
तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है इस बात के लिए, और जिस तरह भी खान साहब भी कह रहे थे जी जी, और मेरे दूसरे दोस्त, सॉरी मैं नाम सादिक इफ्तिखार साहब मुशीर हैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी, है कि ये सजा तो मिलनी चाहिए, सब बिल्कुल मिलनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय हो सकती ही नहीं है। इसके साथ साथ एक और पहलू की तरफ मैं आपका तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि 9 मई को जब ये वाक़या या जब ये लोग इकट्ठे हुए, जहाँ भी इकट्ठे हुए, मेरा ख्याल है लिबर्टी राउंड अबाउट में इकट्ठे हुए, वहाँ से कोई हेडक्वार्टर तक 1.5-2 घंटे का फासला है ये, और ये भी पता था फेडरल हुकूमत को कि भाई आप इमरान खान साहब गिरफ्तार करने जा रहे हैं, तो उसका कोई रिएक्शन तो होगा डेफिनेटली। एक सियासी पार्टी है, इससे पहले हमने देखा कि जब भी हुआ तो सियासी पार्टियां निकल दी अपने रहनुमा के लिए, तो उसकी पेशबंदी क्यों नहीं की गई? पंजाब हुकूमत कहाँ पर थी, फेडरल हुकूमत कहाँ पर थी? ये भी एक उतना ही अहम सवाल है, क्योंकि ये वाक़या हो जाना बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए। इस वाक़या का नहीं होना चाहिए था, और उसकी पेशबंदी क्यों नहीं की गई? डेफिनेटली इस वक्त जो हम जहाँ पे खड़े हैं, इस वक्त एक इंतशार की कैफियत है, एक जहनी तनाव है। ओवरऑल अगर आप देखिए तो आप किसी भी चेहरे पर पाकिस्तान में इस वक्त तो मुस्कुराहट नहीं है, हम झूठी हंसी हंस रहे हैं, सारे सब फिक्रमंद हैं कि मुल्क अजीज इस वक्त जहाँ पे खड़ा है उसको हम यहाँ से कैसे निकालेंगे। क्या यही तरीका रह गया है कि हम एक दूसरे का गिरबान पकड़े रखेंगे और खींचते रहेंगे? क्या यही तरीका रह गया है? ठीक है, फौज से गलतियां हुई हैं, फौज का आप फौज को बहसियत मजमूई उसके जो भी अमाल हैं उसके ऊपर तनकीद का निशाना बनाएं डेफिनेटली, और फौज को भी अपनी इस्लाह करती रही है और करती रहनी चाहिए, एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है ये। लेकिन जब आप एक ख़ास किस्म के अल्फाज का चुनाव करते हैं और फिर बात करते हैं, और जो फॉलोअर्स हैं वो उसको जाकर आगे लेके चलते हैं, और आज जी जी बिल्कुल सोशल मीडिया का दौर है, इसमें जिस तरीके से बात फैलती है और अफवाहें और अफवाह पे बेस करके जो आपके यूट्यूबर्स जो काम करते हैं इसके ऊपर 90% वो काम होता है, और अवाम में इश्तिहाल फैलता है। और ये इश्तिहाल अभी शहरों में नहीं रह गया, ये इश्तिहाल प्राचा साहब और आप तो समझते हैं चीज़ों को, ये आपके दही इलाकों तक पहुंच गया हुआ है। बिल्कुल, ये कहाँ पे लेके जाएगा हमें? ये बड़ा सवाल आपने उठाया, यही सवाल है जनरल साहब आज पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तानियों के सोचने का। मैं ब्रेक लेता हूँ नाजरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, सादिक इफ्तिखार साहब ने एक बड़ी बात कर दी। उन्होंने कहा कि उनके लीडर ने जब नारा कोई लगाया तो उन्होंने उस लीडर को निकाल दिया पार्टी से। अब कल भी इसकी रेजोनेंस आई, आज भी रेजोनेंस आई। आज तो सईद गनी साहब कह रहे थे कि हाफिज़ नईमुर रहमान कराची के नए अल्ताफ़ हुसैन बनना चाह रहे हैं, तो रेफरेंस भी मौजूद होता है और कैरेक्टर्स भी सामने आते हैं। मैं ज़रा इस पे बात करूँगा क्योंकि हम माजी से कुछ सीखते हैं या नहीं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। सादिक इफ्तिखार साहब, ये कराची में हाफिज़ नईमुर रहमान हो, सईद गनी हो या दीगर लोग हों, मेयर के हवाले से, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से अब तो ख़ासा मामला आगे बढ़ चुका है। लेकिन आपने भी सही फरमाया कि 22 अगस्त वाली तकरीर के बाद आप लोगों ने अपने लीडर को निकाल दिया था। अब जो मसला कराची में बन रहा है, मेयर तो पहले भी जमात इस्लामी के रह चुके हैं, अगर अब नईमुर रहमान दावा कर लें तो उन्हें फिर ताना दिया जाए कि वो कराची के नए अल्ताफ़ हुसैन बन रहे हैं। सर देखें, एमक्यूएम ने तो आउटराइट रिजेक्ट किया हुआ था इस बल्दियाती इलेक्शन को, और इसी वजह से इस सिस्टम से आउट रही। हालांकि एक हिस्ट्री रही है एमक्यूएम की बल्दियाती सेटअप में इन्वॉल्वमेंट की, तो हमारे हिसाब से तो ये एक एमक्यूएम का नैरेटिव तो यही कलदम इलेक्शंस हैं, क्योंकि एमक्यूएम जो एक रिप्रेजेंट करती है कराची को, वो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। बहरहाल देखिए, यहाँ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी एक पॉलिटिकल जमात की नहीं है। जी हाँ, तो ये एक इशू तो यहाँ तो एक इशू तो है। पीपल्स पार्टी कराची में ऑब्वियसली अपना एक इन्वॉल्वमेंट चाह रही है, और एक मौका मिला दीगर जमातों को। देखिए ना, ये चीज प्रूव कर दिया एमक्यूएम ने कि जब वो इलेक्शन से बाहर बैठी है तो कराची ने किसी एक पार्टी को मैंडेट नहीं दिया। हालांकि अगर आप माजी में देखा जाए तो एमक्यूएम ने हमेशा मैंडेट दिया। जी हाँ। अब साहब, एक चीज मैं जरा ऐड करना चाहूंगा जो प्रीवियस गुफ्तगू में, कि हम बात करते हैं फौज का न्यूट्रल होना,
मुझे पता है अदलिया का न्यूट्रल होना जरूरी है, फौज का न्यूट्रल होना। फौज तो हमारी देखें मुल्क और मुल्क की हिफाजत करती है। तो ये जो एक रेटरिक है, इस पर भी मैं एहतजाजी नोट सिर्फ आपको देना चाहता हूं कि देखें यहाँ अदलिया का न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। फौज तो न्यूट्रल ही है, फौज को अपनी पॉलिसी के हिसाब से, अपने मुल्क की स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करना। बहरहाल तो बस मैंने कहा ये चीज ऐड कर दूं क्योंकि इस टॉपिक पर बात नहीं हुई थी, ये भी एक जरूरी नुक्ता है। चले मैं इस टॉपिक पे आता हूँ, मैं इस टॉपिक पे आता हूँ। हुमायूं अख्तर खान साहब, ये अजीब सा कराची का माजरा हो चुका है मरदमशुमारी के हवाले से। कौमी मसाइल की बात कर रहा हूँ। MKM ने कहा कि जी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फिर चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा हमारे इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कंसर्न्स हैं। PTI ने धरना दिया, MKM ने भी धरना दिया, जमात इस्लामी ने भी धरना दिया मरदमशुमारी पे। बिलावल भुट्टो जरदारी कल इलेक्शन कमीशन को कह रहे थे कि आप क्यों बल्दियाती इंतखाबात पूरा नहीं कर रहे। तो मसला क्या है, जो हम शाये हो रहे हैं या छुप रहे हैं, उससे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है जी कि हम इस चीज पे यकीन नहीं रखते कि अगला इलेक्शन के लिए आइन में एक नया सेंसस जरूरी है। हमने माजी में ये भी देखा है कि ये सेंसस की एक्सरसाइज में तरह तरह की कंट्रोवर्सीज जो आप बिल्कुल देख रहे हैं, आपने खुद अभी बयान फरमाया, और उसमें बड़ा वक्त लगता है एक कंसेंसस बिल्ड करने में। हुआ ये है कि ये जल्दबाजी में सेंसस किया गया है, इस वजह से कि ये जो हुकूमत वक्त है ये चाहती है कि ये वक्त कुछ हासिल करे और सेंसस जब नया होगा। अब आपने देख लिया कि सेंसस एक्सेप्ट होगा तो उसके बाद उस पे डिलिमिटेशन होगी और नई लिस्टें बनेंगी और नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। वो तो ये एक्चुअल जो आपका जवाब है, ये सेंसस लेने वाले खुद भी कह रहे हैं कि इस सेंसस में बिलखसूस मुल्क के बड़े अर्बन सेंटर्स में वेरी डेफिनेटली पॉपुलेशन की अंडर एस्टिमेशन हुई है सिग्निफिकेंटली। बिलखसूस कराची में, लाहौर में भी हुई है। और ये चीज रोजों के दिन थे और इसमें जो नकायस हैं वो मालूम है, सेंसस जो इंचार्ज हैं उनको भी मालूम है। इस सेंसस को हमें ठीक करना पड़ेगा। एज इज ये एक्सेप्टेबल किसी को भी नहीं होगा। जनरल साहब, हुमायूं अख्तर खान साहब ने कंसेंसस की बात की। इस मुल्क में कंसेंसस रहा है कि फ़ौज और आवाम के दरमियान कोई फ़ासला नहीं है। फ़ौज को पाकिस्तान की आवाम हमेशा बैक पे खड़ी रही, सपोर्ट करती रही, और यही बात की आर्मी चीफ़ ने पेशावर में जाकर कि फ़ौज और आवाम के दरमियान फ़ासले पैदा करने वालों को नाकामी होगी। फ़ासले कैसे पैदा होते हैं? एक एग्जाम्पल है, इश्तियाल अंगेज़ी की मैं बात कर रहा था अपनी इंट्रो में। इश्तियाल अंगेज़ी की जाए, फ़ासला पैदा हो जाएगा। ये जो कल इमरान खान ने चेयरमैन नैब के बारे में, नए चेयरमैन नैब के बारे में बातें की, वो भी एक जनरल हैं। इश्तियाल नहीं फैलता ऐसी गुफ्तगू करने से। मैं तो वो अल्फाज भी रिपीट नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल वो अल्फाज पिक नहीं करूँगा। इश्तियाल अंगेज़ी तो फिर ऐसे फैलती है, फिर फ़ासले पैदा हो जाते हैं। देखिए प्राचा साहब, ये कोई ढकी चुकी बात नहीं है। मैं पता नहीं कितने दफा बात कह चुका हूँ, फिर रिपीट करता हूँ आपके लिए। 65 की जंग मेरे वालिद लड़ रहे थे और पूरी कौम साथ थी। रिजल्ट कौम के सामने है। जी। 71 की जंग मैं लड़ रहा था, मैं इस पाकिस्तान में था, कौम मेरे साथ नहीं थी। मेरा जो अशर हुआ सारी दुनिया जानती है। आज भी वो एक दुख लेके हम फिर रहे हैं उसके लिए। तो कौम और फौज साथ मिलती हैं तो ताकत बनती है। फौज की ताकत तो उसके एटमी हथियार ये चीजें नहीं है। फौज की ताकत असल ये है कि अवाम कितनी मजबूती के साथ अपनी फौज के साथ खड़े हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता 2.5 दहाइयों से दुनिया की मुश्किल तरीन जंग, मुश्किल तरीन हालात में लड़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान की अवाम साथ थी, तो लगातार कामयाबियों का सिलसिला जारी है। अब भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन अब वो जो कैफियत थी कि खौफ की कैफियत थी, कौमों से बाहर निकल आई है और बाहर निकल के फौज के साथ खड़ी रही। जब आप ये रिश्ता कमजोर करेंगे तो फौज कमजोर करेंगे। दूसरी जो चीज मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहता हूँ कि फौज के जनरल को आसमान से तो नहीं उतरते, हम भी उधर से गुजर के आते हैं, हर एक मरहले से गुजर के आते हैं। फिर फौज में एक खास किस्म की होमोजेनिटी है, हमारी की माशरे ताल्लुक रखते हैं। अगर एक सीनियर लेवल पे है खानदान का फर्द
उसी खानदान का फर्द जूनियर लेवल भी हो सकता है, लेकिन आपस में ताल्लुकात हमारे माशी, माशरती, समाजी सब रहते भी हैं और उसी तरह रहते हैं। इसमें वो हमें यूनिटी है। और इसमें क्रिटिकल चीज ये है कि रैंक एंड फाइल का एतमाद अपनी फौज की लीडरशिप के ऊपर बिल्कुल अंधा एतमाद होना चाहिए। जी जी, उनको उसके हुक्म पर, अपने लीडर के हुक्म पर, फौजी कमांडर के हुक्म पर उन्होंने नारे तकबीर पे अपनी जान कुर्बान के लिए चल पड़ना है उसके ऊपर। अगर जरा सा भी ये एतमाद में कमी होगी तो उस शख्स ने जिसने अपनी जान देने के लिए पूरे तनदेही से जाएगा आगे, वो शख्स अगर हिचकिचा जाएगा तो आपके जो किसी भी ऑपरेशन की सक्सेस और फेलियर इसी पे डिपेंड करती है। तो ये बहुत क्रिटिकल चीज है। मेरी उम्मीद है खान साहब से, देखिए इस कौम के लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, फाइन, वो क्लेम भी करते हैं मैं कौमी लीडर हूं, तो कौमी सतह के लीडर से आपकी तौक़ात भी ज्यादा होती हैं, उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही ज्यादा होती है जितना वो समझते हैं कि उतने बड़े हैं। उनको बहुत ज्यादा अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ के करना चाहिए और डायरेक्टली किसी पर, किसी इंडिविजुअल के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले 100 दफा बात सोचनी चाहिए, क्योंकि उनके मुंह का निकला हुआ एक एक लफ्ज जो है वो, जिसमें मैंने पहली बार की थी कि सोशल मीडिया पे चलता है और एक तूफान बर्पा हो जाता है इसके ऊपर। जनरल साहब मुझे ब्रेक लेना पड़ रही है, मैं आप ही से शुरू कर दूंगा। मैं नाजरीन ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ये 190 मिलियन पाउंड वाला 60 अरब रुपए वाला जो मामला है, अब वो नैब के पास है। खान साहब उसको पर्सनल बना रहे हैं कि हम तो ट्रस्ट वाले हैं, लेकिन वो कैसे वापस आए पैसे, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों गए? खान साहब कह रहे हैं कि क्या फ़र्क है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रखने या हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में रखने से। फिर नैब को, चेयरमैन नैब को ऐसे कंट्रोवर्शियल करेंगे तो कल कोई भी इन्वेस्टिगेशन का रिज़ल्ट आएगा, वो फिर कैसे परसीव किया जाएगा? जनरल साहब के लिए मैं सवाल छोड़ता हूँ, नाजरीन ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। जनरल साहब आपने बड़ा सही, बहुत दुरुस्त फरमाया कि अल्फाज का चुनाव ज़रूर उसमें मोहतात होना चाहिए एक लीडर को। और मैंने जो कल का जो बयान है खान साहब का चेयरमैन नैब के बारे में, मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। अब वो कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं नैब को या चेयरमैन नैब को। 190 मिलियन 60 अरब सुप्रीम कोर्ट तक तो मामला पहुंच गया। कल तहकीकात जो भी हों, लेकिन कंट्रोवर्सी तो खान साहब ने पैदा कर दी उसको पर्सनल लेवल पर लेकर। देखिए प्राचा साहब, ये हमारे जो सियासी लीडरशिप है उनका ये वतीरा है, आज से नहीं है, पहले से है कि कोई भी केस हो उनके खिलाफ, मेरिट तो मैं नहीं जानता क्या होगा क्योंकि मैं लीगल माइंड नहीं हूँ, लेकिन जो भी केस बना है उसको उन्होंने हमेशा इसको कंट्रोवर्शियल बना के पेश किया है। किसी भी पार्टी के आप सीनियर लीडरशिप को देखिए, ये पाकिस्तान का अदारा है ना। चेयरमैन नैब जो हैं वो हमारी नेशनल असेंबली में जो लीडर ऑफ द हाउस हैं या जो आज जो भी हैं, आप उनको तस्लीम करें या ना करें, लीडर अपोजिशन, उनकी मिलकर बनाया उन्होंने। अगर एक पाकिस्तान की जो कौमी असेंबली जो मेरी इज्तिमाई दानिश को रिप्रेजेंट करती है, अगर वो एक फैसला करते हैं और उस फैसले पे अगर आप तनकीद शुरू कर देंगे तो फिर मतलब ये है कि पाकिस्तान की इज्तिमाई दानिश शायद इस काबिल नहीं है उसमें एतमाद किया जा सके। इनडायरेक्टली तो आप अपने आप को ही, लीडरशिप अपने आप को ही क्रिटिसाइज कर रही है कि हम शायद सही फैसले करने के काबिल नहीं रहे। आप देखिए, आप भी समझदार हैं, दोस्त हमारे बैठे हुए हैं, कि इससे निकलना पड़ेगा बाहर। हमें केस का मेरिट आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन जब भी केस चलेगा तो केस तो मेरिट पे चलेगा। जी जी, हमें अपने अदालती निज़ाम पे उस पे लाख इख्तलाफात हो सकते हैं फैसले के ऊपर, मुझे भी होंगे, आपको भी होंगे, सबको होंगे, लेकिन जब एक अदालत आपका निज़ाम अदल यही है, हम कहीं बाहर से तो लाख नहीं लेके आ सकते, जजेस भी यही है, बाहर से नहीं लेके आ सकते हम लोग। चेयरमैन नैब भी यही है, बाहर से कोई बंदा आके तो नहीं बिठाएंगे यहाँ पे। तो जो एक अदालती निज़ाम है, जो तरीकाकार है, जो इन्होंने खुद ही सबने वजह किया हुआ है, ये मेरा वजह किया हुआ नहीं है ये भी। अब इसके ऊपर अगर आप इस तरह बदएतमादी का मुजाहरा करेंगे
तो पाकिस्तान का कोई इदारा आपका मोहतरम नहीं रह जाएगा, कोई नहीं रहेगा। इधर रुकिएगा, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। हुमायूं अख्तर खान साहब, अदालतों पे एतमाद करना है, लेकिन कल इस्लामाबाद में PDM जो है वो एहतजाज करने जा रही है। आज तो राना सनाउल्लाह, इसहाक डार साहब ये गए थे मौलाना साहब के सामने, उन्होंने कहा कि न करें, लेकिन उन्होंने कहा, मौलाना साहब ने कहा मैंने कॉल दे दी। आज PTI ने आज शाम मुल्क में एहतजाज किया था। तो अब मसाइल इतने ज़्यादा, हम एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमत कर रही है, डी चौक में हुकूमती जमातें कर रही हैं। बराचा साहब, एहतजाज जो आज PTI ने किया था वो एहतजाज ये था कि लोग अपने अपने घरों के बाहर जी फैमिलीज जो हैं वो एहतजाज करें। एहतजाज का हक तो आपके आइन में हर शहरी को मौजूद है। एहतजाज करना तो क्राइम नहीं होता, एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच इस मुल्क के हर शहरी के पास है, चाहे वो बड़े से बड़ा अफसर हो या गरीब से गरीब किसान हो या मजदूर हो। ये एहतजाज इज नॉट। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम बहुत चंद महीनों से रियासत को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और देनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं जी, बिल्कुल। लेकिन रियासत का एक सतून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी तो है, जिसको हम पिछले कई माह से जिस तरीके से आइन को और सुप्रीम कोर्ट में जो दरारें हैं उनको, हर इदारे में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं। अगर आप एक्चुअल स्टडी करें सुप्रीम कोर्ट में जो एक थिंकिंग है, वो सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदरूनी रेगुलेशंस और रूल्स के, भाई सुओ मोटो जो कि पिछले 11 साल से यही इशू चल रहा है, फखर मोहम्मद चौधरी के जमाने का इशू है। सुओ मोटो कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बेंच फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, इश्यूज ये हैं। अब हम कंफ्यूज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी वो कुछ जज हजरात जो हैं वो 90 डे वाली बात को नहीं मानते। ये बिल्कुल सही नहीं है। आज तक किसी जज ने नहीं कहा कि 90 डे से ज्यादा के बाद इलेक्शन हो सकता है। तो फिर कल क्या होगा? ये पिटीशन मेरा पॉइंट ये है, ये पिटीशन कल हो रही है ना सर, अंदर फिर आप क्या मेरा पॉइंट ये है कि आप कल एक डंडा बरदार फोर्स का धरना एक और रियासती इदारे के सामने कर रहे हैं। इसमें कोई हकीकत से ढकी छुपी बात तो है नहीं। कल एक फोर्स पहुंचेगी जिसको बज़ाहिर आज खुली छुट्टी थी, खुली छुट्टी डंडा बरदार फोर्स। लेकिन खान साहब, कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस लग रहा है, मैं थोड़ा उसके बारे में भी आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने पिटीशन दी है, रिव्यू पिटीशन 14 मई को, यानी आज जो इलेक्शन होना था उस फैसले के खिलाफ उन्होंने रिव्यू पिटीशन दी है। आपको क्या नजर आता है कल क्या होगा फिर? देखिए, अगर कल सुप्रीम कोर्ट ने इसके बरक्स फैसला किया कि 90 दिन जो है उसकी कोई अहमियत नहीं है, तो फिर आप इस मुल्क में इलेक्शन भूल जाएं मुस्तकबिल में। फिर तो जो हुकूमत वक्त बैठी है, खजाना भी उसके पास है, इदारे भी उसके नीचे हैं, अफसरान भी उसके नीचे हैं, टीचर भी उसके नीचे हैं, तो वो तो फिर इलेक्शन नहीं होगा। तो कल मेरी नजर में सुप्रीम कोर्ट, मुझे पूरा यकीन है कि आइन के मुताबिक चलेगा, आइन की पासदारी करेगा और इस मुल्क का आइन जो एक चीज रह गई है सलामत, इसको कायम दायम रखेगा। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं। मसलन क्या कहेगी आइन की पासदारी के लिए सुप्रीम कोर्ट? क्या कह सकती है कल, क्या कर सकती है? सर, इस मुल्क में एक आइन है, वो कहता है 90 दिन में राजा साहब इलेक्शन होने चाहिए। हम दुनिया की हर जो है एक्सक्यूज सुन चुके हैं कि क्यों नहीं होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? मसलन आप खुद सोचें, कल PTI की हुकूमत आ जाती है इमरान खान की, मैं ये नहीं कह रहा, ये किसी भी पार्टी की, और वो 5 साल बाद कहती है नहीं जी मेरे पास तो पैसे ही कोई नहीं। देखेंगे अक्टूबर 8 को कानून के खजाने खुल जाएंगे और पैसा भी आ जाएगा और सिक्योरिटी भी ठीक हो जाएगी और हर किस्म का मसला दूर हो जाएगा। पॉइंट टेकन सर, अभी कुछ नहीं। पॉइंट टेकन सर। सादिक इफ्तिखार साहब, पहले तो ये बताएं, MKM पाकिस्तान भी कल धरने में आ रही है, एहतजाज कहें, जलसा कहें, जो भी आप कहें। सर जी, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अटेंड करेंगे। अच्छा, आप वहाँ होंगे? बिल्कुल जी, कल मेरे ख्याल में उनकी इस्लामाबाद की तरफ रवानगी है इंशाल्लाह। तो ये जो हुकूमत
यानी ये रियासत के एक ऑर्गन के सामने वक्त की हुकूमत आकर जलसा कर रही है या एहतजाज कर रही है या पहले धरने का लफ्ज़ इस्तेमाल होता रहा, मकसद क्या है? अंदर हेयरिंग हो रही होगी 14 मई के इलेक्शन ऑर्डर की रिव्यू पिटीशन पर और बाहर आप लोग जलसा कर रहे होंगे फिर। Sir, the precedent has been set the way it has been, where it's well suited for a certain reason, तो आप उसकी हामी होते हैं। जब आपके अगेंस्ट जाता है तो आप नेगेटिव होते हैं। देखिए, रूल ऑफ लॉ शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल कमिंग इन एंड गोइंग, ठीक है? तो जो फैसला होना है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा, आईन के हिसाब से होना चाहिए, और देखते हैं जो फैसला होगा। अब ये ना हो कि फैसला अगर किसी पार्टी के बरक्स हो या चाहत के बरक्स हो तो कह दें कि नहीं भाई अब ये तो गलत है। जिस तरह पहले डीजी नैब को गालियां पड़ती थी, अब जब उसने रिजाइन कर दिया तो मुझे नहीं पता था इतना अच्छा है डीजी नैब। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। वैसे जो जिन डीजी नैब साहब की बात कर रहे हैं वो 2014 के धरने में DGI भी थे, उनको धरनों में रोजाना गाली पड़ती थी। अब खान साहब को कल पता चला कि नहीं वो तो बड़े बासूल आदमी है। बासूल आदमी है, मैं यही तो कह रहा हूँ सर, वो फेल और कॉल में तजाद नहीं होना चाहिए। लेकिन जो 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 14 मई को इलेक्शन कराने का, वो भी तो आइन को देखकर फैसला किया था ना सुप्रीम कोर्ट ने। सर देखिए, एक प्रेसिडेंट सेट हुआ था, एक ओपिनियन है, एक पॉपुलर ओपिनियन रही जहां सारे जजेस को अगर मुश्तरका करें तो PDM की हक में जा रही थी। अब देखिए, अब जा रही है, अब रिव्यू पिटीशन फाइल होती है, अब क्या फैसले होते हैं और क्या मुल्क के हालात हैं, आप उस हिसाब से देखेंगे और इंशाल्लाह देखें आइन शुड प्रिवेल, आइन विल प्रिवेल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब सादिक इफ्तिखार साहब, आपने वक्त दिया। जनाब हुमायूं अख्तर खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नादरीन, देखते हैं अब कल जलसा भी है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर सियासी जमातों का इज्तिमा होगा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन पर समाअत होगी। बहुत अहम दिन है, देखते हैं कल क्या होता है। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।